आदाब, मैं फारूक सैयद। दोस्तों, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन 2024 के से पहले और रिजल्ट्स के बाद जो सबसे ज़्यादा खबरों में बात है या इन दिनों दिखाई दे रही है वो है महाविकास अघाड़ी अब कहाँ है। महाविकास अघाड़ी इलेक्शन से पहले बहुत जोरों से एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म से बात कर रही थी, लड़ रही थी, अपने उम्मीदवारों को उतार रही थी मैदान में। यह अलग बात है कि कुछ जगहों पर महाविकास अघाड़ी के जो पार्टियां हैं उन्होंने छुप छुप कर जो है अपना उम्मीदवार ये महाविकास अघाड़ी के खिलाफ भी खड़ा किया। ऐसी कई मिसालें हैं। एक मिसाल तो दी जा सकती है कि सोलापुर में उद्धव ठाकरे के शिवसेना के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े थे और इसके लिए वहां की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट परिणीति शिंदे के खिलाफ उद्धव ठाकरे के लोगों ने बहुत तनकीद की, उन पर लान तान किया और उसके बाद जो है फिर भी एक साथ एक तरह से एक प्लेटफॉर्म से महाविकास अघाड़ी लड़ रही थी। और जब नतीजे सामने आए, रिजल्ट सामने आए हैं, उसको देखते हुए तमाम लोग औंधे मुंह गिर गए। तमाम दावे, तमाम उनके सर्वे और तमाम उनकी खुशियां जैसे एक साथ खामोशी में तब्दील हो गईं। अब इलेक्शन के बाद, रिजल्ट्स के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार, जिसके साथ में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस शामिल है, सरकार बनने के बाद जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं महाविकास अघाड़ी अंधेरे में चली जा रही है। और देखा गया है कि इलेक्शन के बाद से आज तक एक भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की महाविकास अघाड़ी की पार्टियों ने, और सबने एक साथ मिलकर कोई आगे का लाहेअमल या मंसूबा नहीं बनाया। सब लोग अपने अपने तौर पर यह कह रहे हैं कि इसमें ईवीएम की धांधली है, इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर की धांधली है। कोई बात नहीं, हो सकता है और है भी, ज्यादातर लोग इसको मानते भी हैं। लेकिन यह बात आज तक समझ में नहीं आई कि इसके लिए महाविकास अघाड़ी की तमाम पार्टियों ने एक साथ मिलकर और कोई लाएअमल या कोई मंसूबा क्यों नहीं बनाया। वंचित बहुजन अघाड़ी जैसी एक छोटी सी पार्टी इलेक्शन में हार के बाद ईवीएम की धांधली के खिलाफ उसने दस्तखती मुहिम या सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया। कुछ तो किया, लेकिन इतने दावे करने वाले, बड़े बड़े वादे करने वाली एक बड़ी पार्टियों का गठबंधन खामोश क्यों है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हर पार्टी अपने तौर पर कह रही है, अपने प्लेटफॉर्म से कह रही है, ये कह सकते हैं कि अपने दफ्तर से या अपने बिलों से, बिल में रहकर ये बात कह रही है कि धांधली हुई है, बीजेपी ने धांधली की है, देवेंद्र फडणवीस की धांधली है और उसके गठबंधन की धांधली है और इलेक्शन कमीशन की धांधली है। लेकिन हमें या वोटर्स को, मतदाताओं को, राय दहिंदगान को आज तक ये समझ में बात नहीं आ रही है कि जब इतनी बड़ी धांधली हुई है तो एक साथ मिलकर कोई एहतजाज, कोई मुजाहरा, कोई मोर्चा क्यों नहीं निकाल रहे हैं। नाकामी हुई, आप औंधे मुंह गिर गए, सबने देखा, लेकिन अपनी नाराजगी या अपनी नाकामी गलत है ये बताने के लिए कई और स्टेप्स हैं जो महाविकास अघाड़ी कर सकती थी। जैसे कि उसको सब लोगों को मिलकर इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहिए, सब लोगों को मिलकर एक साथ अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, अगर सब पार्टियां मिलकर सड़कों पर आती है, एहतजाज करती, मोर्चा निकालती और इसकी मुखालिफत करती, तो यकीन जानिए कि यह हथियार सबसे बड़ा है। हाँ, ये बात सही है कि सड़कों पर निकलने का तजुर्बा सबसे ज्यादा शिवसेना को है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस बहुत कम या नहीं के बराबर किसी मामले को लेकर सड़कों पर उतरी है। यहां जो धांधली हुई है
यह दिखाई देती है वो ये कि लोकसभा में या लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी ने महाराष्ट्र में सिर्फ 9 सीटें हासिल की। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 7 और अजीत पवार की एनसीपी ने 1 सीट हासिल की। जबकि विधानसभा के इलेक्शन में बीजेपी अचानक बीजेपी को 132 और 132 जो सीटें मिली हैं उस पर भी आज तक खुद बीजेपी को यकीन नहीं आ रहा है कि इतनी सीटें वो हासिल कर सकती है। 132 सीटें, और अगर वोटों की तादाद देखी जाए तो उसे 1,93,650 वोट्स मिले हैं, यानी टोटल वोट्स का 26.77% वोट बीजेपी के हिस्से में आए हैं। जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 12.33% वोट मिले हैं और उन्हें टोटल वोट्स 79,96,930 वोट्स मिले हैं और उनके 57 कैंडिडेट्स जीत गए हैं। उसी तरह अजीत पवार को 9.01% वोट्स या परसेंटेज मिले हैं, वोटिंग का परसेंटेज उनको मिला है। और अगर टोटल वोट देके जाएं तो उनकी पार्टी को 58,16,566 वोट मिले हैं और उनके 41 कैंडिडेट जीत गए हैं। यहां सबसे हैरत की बात यह है कि शरद पवार की पार्टी को 11.28% वोट मिले हैं और अगर उसको तादाद में देखा जाए, कैलकुलेट किया जाए तो उनकी पार्टी को 72,87,797 वोट्स मिले हैं और उनके सिर्फ 10 कैंडिडेट जीत पाए हैं। अब देखिए, अजीत पवार की पार्टी 58 लाख वोट्स पाती है और शरद पवार की पार्टी 72 लाख से ज्यादा वोट्स पाती है और अजीत पवार के 41 कैंडिडेट जीतते हैं और शरद पवार के सिर्फ 10। इसके अलावा कांग्रेस ने भी उसको अगर वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो उसका वोटिंग परसेंटेज 12.42% है और ये यहां पर कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज लोकसभा के हिसाब से घट गया है। लोकसभा में महाराष्ट्र में कांग्रेस को 16.92% वोट मिले थे और विधानसभा में इनके कम से कम 4% वोटिंग कम हुई है कांग्रेस को। उसके बावजूद भी उसे 80,20,921 वोट मिले हैं और वो सिर्फ 16 कैंडिडेट उसके जीत पाए हैं। ये फर्क बहुत चौंकाने वाला है और ये समझ से बाहर है कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, वोटिंग की तादाद ज्यादा है, ज्यादा वोट्स मिले हैं, उसके बावजूद भी आधे से कम सीट कांग्रेस को और शरद पवार के राष्ट्रवादी को मिलते हैं। ये ऐसा फिगर है जिसे आम वोटर को समझाने की जरूरत है और इसके लिए अगर आप अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, अगर आप सड़कों पर उतर आते हैं तो लोग आपका साथ देंगे और यकीनन देंगे। लेकिन यहां पर उद्धव ठाकरे को जिस तरह से मुसलमानों ने लोकसभा में दिल से और भर भर कर वोट दिया था, उस तरह से विधानसभा के इलेक्शन में शिवसेना उद्धव ठाकरे को मुसलमानों ने दिल से वोट नहीं दिया, बेदिली से दिया। वजह यह थी कि जब वो कैंडिडेट्स खड़े करने की बारी थी या मौका था तो उन्होंने सिरे से मुसलमान उम्मीदवारों को मैदान में उतारने से इनकार कर दिया। यह ऐसा उनका खेल था, यह ऐसा गेम था जिससे मुसलमान बहुत नाराज हुए और उसके बावजूद भी बेदिली से ही सही मुसलमानों ने बहुत तेजी से और बहुत बढ़ चढ़कर लोकसभा के मुकाबले में कम लेकिन बहुत ज्यादा वोट शिवसेना के कैंडिडेट्स को मुसलमानों ने दिया। यहां एक बात और बताना चाहूंगा कि 6 दिसंबर को महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन था उसमें 3 बड़ी पार्टियां थीं। एक तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे, शरद पवार की एनसीपी और छोटी पार्टी के तौर पर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी भी थी।
जिसके 2 कैंडिडेट जीतकर असेंबली में पहुंचे हैं। लेकिन 6 दिसंबर को ऐसा बाकायदा ऐलान किया समाजवादी पार्टी के चीफ महाराष्ट्र के अबू आसिम आजमी ने कि वो अब महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं है। उन्होंने जो वजह बताई वो सुनकर बहुत अफसोस होता है और बहुत बुरा भी लगता है। महाविकास आघाड़ी के चाहने वालों को भी और उनके वोटर्स को भी लगता होगा कि उन्होंने कहा, शिवसेना उद्धव ठाकरे के मिलिंद नार्वेकर ने 6 दिसंबर को एक पोस्ट डाली अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, एक्स पर, और उन्होंने लिखा कि हमें फख्र है 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों पर हमें फख्र है और हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। मिलिंद नार्वेकर पहली बार एमएलए बने हैं और आपको बता दूं, मिलिंद नार्वेकर शिवसेना या उद्धव ठाकरे के खास हैं, खास माने जाते हैं, सेक्रेटरी कहलाए जाते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि वो सेक्रेटरी से ज्यादा पॉलिटिकल एजेंट का काम अब तक करते रहे हैं। उनकी ये पोस्ट देखकर समाजवादी के चीफ अबू आसिम आजमी ने अपने आप को महाविकास आघाड़ी से अलग करने का ऐलान कर दिया। ये छोटी पार्टी हो सकती है, लेकिन उसके 2 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं ऐसे वक्त में जब देवेंद्र फडणवीस की या बीजेपी की महाराष्ट्र में लहर होने के बावजूद जब तमाम कैंडिडेट्स महाविकास आघाड़ी के औंधे मुंह गिर रहे थे और कांग्रेस को सिर्फ 16 उम्मीदवार उसके जीत पाए, उद्धव ठाकरे के 20 जीते हैं और शरद पवार के 10 जीते हैं। इनमें 2 उम्मीदवारों का समाजवादी का जीतना ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवारों का कामयाब होना बहुत बड़ी बात है और उसे महाविकास आघाड़ी का बहुत बड़ा पार्टनर समझा जा सकता है। 6 दिसंबर को समाजवादी पार्टी की तरफ से यह ऐलान करना कि वो अब महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं है, इससे बात साबित होती है कि 6 दिसंबर को बाकायदा तौर पर महाविकास आघाड़ी टूट गई है, फूट गई है। और उसका ये कहना कि वो अब आइंदा समाजवादी पार्टी आइंदा महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं रहेगी, ये बहुत सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे के लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले मुंबई के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में शिवसेना अकेले लड़ेगी। कोई बात नहीं, आप लड़ सकते हैं, लेकिन मैं आज ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर महाविकास आघाड़ी की तमाम पार्टियों ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस अलग अलग लड़े तो यकीनी तौर पर उनकी हार बिल्कुल तय है और वो बिल्कुल तितर मितर जाएंगे, टूट फूट जाएंगे। जिस तरह से असेंबली में उनका हश्र हुआ है, उससे बुरा हश्र मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में अलग अलग लड़ने से हो सकता है। और आप तमाम महाविकास आघाड़ी के पार्टियों से हमें कहना चाहेंगे कि आप ऐलान तो नहीं कर रहे महाविकास आघाड़ी खत्म हुई है या टूट गई है, लेकिन आपके रवैये बता रहे हैं, वोटर्स ये जान रहे हैं कि आप एक साथ नहीं हैं। इसलिए तीनों बड़ी पार्टियों को चाहिए कि वो ऐलान करें महाविकास आघाड़ी अभी है या खत्म हो गई है। अगर ऐसा करते हैं तो आपके वोटर्स आपके गुलाम नहीं हैं, वो भी अपने तौर पर फैसला कर सकते हैं और ये फैसला आप तमाम लोगों के लिए और बहुत बुरा साबित हो सकता है। इसलिए शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को ये ऐलान करना चाहिए कि महाविकास आघाड़ी का फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल क्या है, वो खत्म हो रही है या आगे भी कायम रहेगी। इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म करते हैं, लेकिन आपसे ये उम्मीद है या आपसे गुजारिश है कि आप फारूक सैयद ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करें। बहुत शुक्रिया।